नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। आज हम बातचीत करेंगे एसआईएफ के बारे में। आपने ठीक सुना है, मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसआईएफ की बात कर रहा हूँ। एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में और इसको लेकर के रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी दिलचस्पी है कि ये प्रोडक्ट है क्या। यानी एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जो इसी साल से सेबी ने अलाउ किया है, इसको लागू किया गया है। और इसको अगर हम ये कहें कि ये मिनी पीएमएस है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लिमिट है उसको कम कर दिया गया। तो एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि ये क्या है, फिर सुनील सर के साथ डीप डाइव करेंगे, इसकी निटी ग्रिटीज को समझेंगे। तो एसआईएफ जैसे इसका मतलब है कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। ये अप्रैल 1 से सेबी ने इसको अलाउ किया है। और इसके जो गैप्स है, मतलब पीएमएस में क्या होता है, कम से कम 50 लाख रुपए डालने पड़ते हैं, इसमें उतनी रकम नहीं, इसमें 10 लाख है। तो इसके बीच का है ये, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये मिनी पीएमएस है। तो 10 लाख की इसमें इन्वेस्टमेंट होती है अक्रॉस ऑल स्टडी, यानी जितने तरीके के एसआईएफ लागू किए जाएंगे। और इसमें लॉन्ग शॉर्ट, डेट के लॉन्ग शॉर्ट, हाइब्रिड, डेरिवेटिव्स सब कुछ है। इसमें नेकेड शॉर्ट भी किया जा सकता है अप टू 25% तक। यानी पोर्टफोलियो का जो टोटल एयूएम है उसमें 25% तक आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले बेचेंगे आप, 25% खाली करेंगे, 75% आप लॉन्ग रहेंगे, फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। रेगुलेशन इसके म्यूचुअल फंड की तरह है, उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है जैसे कि एआईएफ और पीएमएस में होते हैं। और इसका टारगेट ग्रुप थोड़ा सा रिटेल प्लस कह लीजिए, थोड़ा सा जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन वो अल्ट्रा एचएनआई नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए तक वो मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बहुत सारे एलोकेशन के फार्मूले हैं जो लगभग पीएमएस की तरह है, लेकिन उतनी ज्यादा भी छूट नहीं है पीएमएस की तरीके से, लेकिन कुछ कुछ वैसे ही मिलते हैं। तो अब इसीलिए हम इसको मिनी पीएमएस की तरफ कह रहे हैं। तो ये इसका पर्पस ये था कि रिटेल इन्वेस्टर को भी ज्यादा रिटर्न गेन करने का मौका मिले और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसके पास ये लिबर्टी हो कि अगर मार्केट खराब दिख रहा है तो वो शॉर्ट पोजीशंस बना सके। ये इसका उद्देश्य था। किसको इसमें नहीं जाना चाहिए? जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो बहुत सेव करना चाहते हैं, या जिनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, छोटे पैसे से एसआईपी रखना चाहते हैं, उनको ये एसआईएफ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है और रिस्क भी इसमें थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अब सुनील सर हमारे साथ हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। सुनील सर के पास चलते हैं। सुनील सर, आपने मतलब कितने 40 साल कम से कम बैंड फंड को मैनेज किया, और सर का जो फंड था वो इंडस्ट्री का बेस्ट मिड कैप स्मॉल कैप फंड था, जिसका शायद 23% का सीएजीआर डेकेड्स तक रहा है। तो आपसे बेहतर तो सर कोई समझा नहीं सकता कि अब ये एसआईएफ क्या है, इसमें डीप डाइव कराइए हमें। तो आते तो मेरे पहली स्लाइड पे आएंगे नीरज जी। तो पहली चीज है कि सभी एसआईएफ जो सेबी ने परमिट किए हैं, 7 है और बाद में देखते हैं वो कौन से 7 है। ये सब लॉन्ग शॉर्ट फंड है। क्या है लॉन्ग शॉर्ट फंड, वो पहला समझना जरूरी है। लॉन्ग शॉर्ट फंड है ब्लेंड, कि वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पे लॉन्ग पोजीशन ले सकती है ताकि जब वैल्यूएशन कैचअप करे मुनाफा बने। दूसरा है ओवर वैल्यूड कोई स्टॉक लगे तो उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाए ताकि उसके गिरावट में भी फायदा आप पा सके। करेक्ट। तो ये चीज म्यूचुअल फंड में क्या है समझते हैं। म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लॉन्ग पोजीशन होती है। क्या शॉर्ट म्यूचुअल फंड नहीं ले सकते? ले सकते, एक ही शर्त के ऊपर, वो कवर्ड शॉर्ट अलाउड है। कवर्ड माने यानी आप ऑलरेडी एक स्टॉक को रख रहे हैं और उसमें लगता है आपको कि अभी थोड़ी दिन के लिए गिरावट आएगी मगर बाद में उसमें बढ़त भी आएगी, तो उस गिरावट के वक्त में बेचकर उसको वापस खरीदना, ऐसी सोच है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्क नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक तो है। तो कवर्ड शॉर्ट म्यूचुअल फंड, उसी को कहते हैं हेजिंग पोजीशन। हेजिंग माने आपके पास वो स्टॉक है, उसको चाहे अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे थे तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। म्यूचुअल फंड का शॉर्ट अलाउड था अप टू 50% ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। मगर एक स्टॉक नहीं है, उसको जाके आप शॉर्ट नहीं कर सकते इवन नाउ इन अ रेगुलर म्यूचुअल फंड। वेयरएज पीएमएस और एआईएफ में आप मार्केट के हिसाब से जितना भी शॉर्ट चाहिए आप ले सकते थे। वो रिस्क तो है शॉर्ट में, वो बाद में हम कवर करते हैं, आपको पता है। मगर ये
कॉम्बिनेशन जो है अभी एसआईएफ में जो नई प्रोडक्ट के तौर पर सेबी ने अलाउ किया है म्यूचुअल फंड वाले को, उन्होंने अलाउ किया कि शॉर्ट पोजीशन नेकेड शॉर्ट आप 25% तक ले सकते हो, नॉट 100% लाइक कुछ पीएमएस और एएफ में कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक ट्रायल स्टेप है ये कि रेगुलर म्यूचुअल फंड वाले को भी एक शॉर्टिंग की एडवांटेज दिया जाए। वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो फंड मैनेजर की शक्ति, मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होती है, मगर एक रिस्क है, रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी जाता है। तो समराइज करने के लिए यह है कि सभी के सभी एसआईएफ जो आज सभी ने परमिट किया है, सभी के सभी लॉन्ग शॉर्ट फंड है। ये लॉन्ग शॉर्ट शब्द उनके साथ जुड़ा होता है उस नाम के अंदर ही। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे आप कि ये लॉन्ग अभी क्या है, एसआईएफ इज नथिंग बट म्यूचुअल फंड प्लस नेकेड शॉर्ट की परमिशन, राइट? वो समझ गए आप, राइट? तो अब उस नेकेड शॉर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, ये भी दो तरीके होते हैं, फंड मैनेजर की चॉइस और किस इन्वेस्टर सेगमेंट को वो टारगेट कर रहे हैं। क्यों, एक मिनट सोचिए यहां पर, मैं बिफोर पढ़ने से पहले मुझे सुन लीजिए कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, मुझे लगता है कि कोई एक स्टॉक गिरने का मौका में है, यानी ओवर वैल्यूड स्टेटस में है, या एक सेक्टर ही आपको ओवर वैल्यू लगता है, हाँ? अब आपके पास वो पोर्टफोलियो में नहीं है, तभी नेकेड शॉर्ट बनता है। अब उस शॉर्ट स्टॉक को शॉर्ट करना, ओके, तो आप किस रीजन के लिए कर रहे हो वो भी सामने आता है। तो क्या होता है कि अगर आप उसमें मुनाफा देख रहे हो, अरे मैं बहुत चालाक आदमी हूं, उधर गिरावट है, मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं, मगर मुनाफे का मौका मुझे दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट करके अपने रिटर्न को एनहांस करने की कोशिश कर सकता हूं। दूसरी बात है कि नहीं भैया, मुझे मेरे पोर्टफोलियो के बाहर भी दिख रहा है, मगर मार्केट की स्थिति ऐसी है कि मैं एक भयंकर जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है जो मैं नहीं ओन कर रहा हूं, उसको शॉर्ट करके मैं एक मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन मुझे प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूं, वो भी इसमें आती है। तो एसआईएफ हाई रिस्क है, मगर ये नहीं है कि वो हाई रिस्क को खाली हाई रिवॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उस हाई रिस्क अप्रोच से ओवरऑल आपकी रिस्क को प्रोटेक्शन के लिए भी किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समझ है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं यार ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो मैं दांव पे लगा रहा हूं तो मुझे रिटर्न ज्यादा बन जाए। नहीं, तो दोनों तरह के एसआईएफ हो सकते हैं, रिटर्न एनहांसर फंड और रिस्क रिड्यूसर फंड। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए उस ऑफर डॉक्यूमेंट जो आती है, उस फंड मैनेजर की क्या है सोच, ट्रैक रिकॉर्ड, उस हिसाब से ही आपको चुनना है कि किस तरह के एसआईएफ मुझे चाहिए। क्योंकि तो अब समझ लिया आपने, तो ये हाई रिस्क उठाकर रिस्क रिड्यूसर क्यों? क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं जो उनके लिए एक कंफर्ट चाहिए, मगर शॉर्ट का इस्तेमाल करके कंफर्ट चाहिए, क्योंकि शॉर्ट प्रोटेक्शन भी हो सकती है। तो ऐसे फंड्स को जनरली एब्सोल्यूट रिटर्न फंड्स कहते हैं, जो लास्ट लाइन में लिखा है मैंने क्या, तो क्या करते हैं वो, देखिए उसमें पढ़िए एक बार रिटर्न एनहांसमेंट को पढ़ लेते हैं। रिटर्न एनहांसमेंट इज टू एनहांस द रिटर्न बाय मेंटेनिंग नेट लॉन्ग बायस, बट टैक्टिकली शॉर्ट को इस्तेमाल करके हायर रिस्क शॉर्ट करने के करा के रिटर्न की एनहांसमेंट कोशिश करते हैं, राइट? सोच है कि मैं रिटर्न को एनहांस करूं। दूसरा रिस्क रिड्यूस होते हैं, वो मार्केट न्यूट्रल रखने की कोशिश रखते हैं। तो मार्केट न्यूट्रल है कि स्टॉक पिकिंग लॉन्ग में मैं अलग करूंगा वेल्थ क्रिएशन के लिए, मगर मार्केट का एक्सपोजर में न्यूट्रलाइज करूंगा। तो मार्केट को तो रिस्क रिडक्शन के तौर पर मैं किसी भी साइकिल में, मार्केट डाउन साइकिल या अप साइकिल में, मैं अपना अगर डाउन साइकिल में जा रही है मैं ज्यादा शॉर्ट का इस्तेमाल करूंगा, अप साइकिल में कर रही है तो ज्यादा लॉन्ग का इस्तेमाल करूंगा। उससे मेरा अप्रोच होगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न देने की कोशिश करे, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं 8, 9, 10, 11 उस रिटर्न को टारगेट करूंगा। ऐसी फंड्स इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट प्लेयर्स के लिए बहुत पसंदीदा है, क्योंकि उनको चाहिए क्लोज टू वो गारंटीड रिटर्न की तरह।
कि किसी भी मार्केट की हालत, क्योंकि क्या होता है, एक पेंशन फंड को सोचिए, उसको कमिटमेंट है कि उसको पेंशन देना है लोगों के पैसा आज लेकर, तो उसको वो गारंटी चाहिए कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड बैरिश मार्केट में हो और मैं पेंशन का कमिटमेंट नहीं मीट पाऊं। तो इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना है कि सभी एसआईएफ हाई रिस्क है, बट रिस्क को इस्तेमाल करके सभी हाई रिटर्न के लिए कोशिश नहीं करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका होना जरूरी है, राइट। तो अब आगे आते हैं कि सेबी ने ये जो शॉर्ट सेलिंग किया है, मैंने रिस्क रिड्यूसर लगा, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि रिस्क रिड्यूसर माने आपको रिस्क ही नहीं है, नहीं, वो रिस्क रिड्यूसर एक स्ट्रैटेजी अप्रोच है, मगर जो शॉर्ट सेलिंग को अपनाते हैं वो हाई रिस्क ही है। यस, राइट। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्क्वीज, जो कहां से रिस्क आती है, स्टॉक प्राइस गिर रही है, आप सोच रहे हैं इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, बढ़ जाती है, तो उसमें एक शॉर्ट स्क्वीज तो ग्रो में हुआ था। बाद में हम उस एग्जांपल को डिटेल में आपको दिखाएंगे कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली ये शॉर्ट वाले को थप्पड़ जोरदार मिला इस शॉर्ट स्क्वीज के कारण। तो वो रिस्क हर एसआईएफ में है, डिफरेंट लेवल्स पे होगा, वो फंड मैनेजर की क्षमता पे है, मार्केट की आउटलुक पे है, इसलिए सेबी ने 25% लिमिट किया, क्योंकि पहली बार एक जनरल रिटेल निवेशक को इसमें घुसा रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। तो रिस्क है, तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 6 में आपको सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट के लिए तैयार है, हाई नेटवर्थ जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए रेडी है, और एक्सपीरियंस्ड रिटेल इन्वेस्टर जो रिस्क और अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। इसलिए 10 लाख कम क्या है, ताकि ये तीसरी कैटेगरी, क्योंकि पहले 2 कैटेगरी के लिए एआईएफ और पीएमएस तो है ही, ये तीसरी कैटेगरी को अभी एक तो उनका एक्सपीरियंस, यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो एसआईएफ को छूइए मत, क्योंकि आपको एक मार्केट की उतार चढ़ाव एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप अपना 10 लाख इसमें भी लगा सकते हैं, वही है कोशिश, राइट। तो अभी सेबी ने क्या परमिट किया है, कुल मिला के 7 एसआईएफ स्कीम ही हर एएमसी लॉन्च कर सकती है। इन 7 में 3 इक्विटी का है, 2 हाइब्रिड के हैं और 2 डेट के हैं। ये क्या है अभी विस्तार में समझते हैं। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो 10-10 लाख रुपए इन 7 स्कीम में लगा सकता है एक एएमसी के अंदर, या एक एएमसी में एक पैन कार्ड ही चलेगा 10 लाख के लिए? नहीं, देखिए, आप अपने पास आप एएमसी का लॉन्च के ऊपर होता है, ठीक है। तो आज फर्स्ट लॉन्च कर रही है तो वो 10 लाख ही एक्सेप्ट कर सकती है। समझिए 1 साल के बाद एक एएमसी ने 3 अपने एसआईएफ लॉन्च कर दिए हैं, तब एक नया निवेशक आके इनको देखता है, तो वो 3 और 4 तीनों स्कीम में 10 लाख कुल मिला के लगा सकते हैं। ओके, मनी पर एएमसी 10 लाख है, आप उसके स्कीम्स में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। मगर आज सिचुएशन क्या है, हर एएमसी एक ही एसआईएफ लॉन्च कर रही है, तो उस पहले इनिशियल में आप ये नहीं कह सकते मैं अभी 3 डालूंगा, बाद में जब आप लॉन्च करेंगे तब डालूंगा, नहीं, क्या भरोसा है कि आप डालेंगे, राइट। तो आज आपको मिनिमम 10 डालना है, मगर 1 साल के बाद जब हर एएमसी के पास 3-4 एसआईएफ होते हैं, तो आप एक 10 लाख का चेक कटवा के 4 एसआईएफ में कुल मिला के 10 लाख लगा सकते हैं। ओके, राइट। टोटल मिनिमम आपका होल्डिंग 10 लाख में, अगर इसलिए आपने 11 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो 1 लाख ही आपको रिडेम्पशन अलाउ करेंगे, कभी भी किसी हालत में 10 से नीचे नहीं जाने जाएगा, नहीं, ये एक रूल है। ओके, अब इक्विटी के अंदर है तीन तरह के, तो जनरली इक्विटी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो ये जनरली रिटर्न एनहांसर फंड ही होंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या है सेबी, तो एक चीज आप समझिए कि सेबी ने ये 7 में एक्सेप्ट फॉर 1 एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम की जो कैटेगरियां हैं उसी को अपनाकर उसमें 25% शॉर्ट को अलाउ कर दिया। ओके, ओनली एक आध ऐसे स्कीम है जो कंप्लीटली न्यू है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, जो यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। मगर बाय एंड लार्ज आप देखेंगे 7 में से 5 या 6 आपको एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो है उसमें शॉर्ट अलाउ किया गया है 25% इफेक्टिवली, राइट।
उसी तरह का। तो पहला है इक्विटी का, जो इक्विटी बेसिक इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड का नाम है, ये समझिए अपने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरह है। एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में 25% की शॉर्ट अलाउ किया गया, खाली इसमें क्या है 80% मिनिमम इक्विटी लगाया है। वेरएस म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप में मुझे याद नहीं, प्रॉब्ली 65% ही इक्विटी में रखना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। एनीवे इसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि 80% आपको इक्विटी में लगाना है। तो ये फ्लेक्सी कैप है, तो इसको लार्ज मिड और स्मॉल कैसे भी फंड मैनेजर इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ये एक तो आप समझिए फ्लेक्सी कैप प्लस शॉर्ट, इस पहले वाला कैटेगरी का नाम फ्लेक्सी कैप प्लस शॉर्ट, मन में रख लीजिए। दूसरी कैटेगरी है इक्विटी एक्सक्लूडिंग टॉप 100 स्टॉक्स, यानी यहां पे क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि टॉप 100 में चुन नहीं सकते, मगर 65% ऑफ पोर्टफोलियो बिलो टॉप 100 में रहना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि टॉप 100 को लार्ज कैप माना जाते हैं, फिर नेक्स्ट 150 को मिड कैप माना जाते हैं, फिर 251 के नीचे स्मॉल कैप माना जाता है, राइट। सेबी कह रही है कि 101 एंड बिलो में मिनिमम आपका 65% पोर्टफोलियो उन्हीं स्टॉक्स में रहना चाहिए, राइट। बाकी के जो 35% है चाहिए तो आप टॉप 100 में से भी ले सकते हैं। तो एक तरह से ये भी फ्लेक्सी कैप बन गए, बट ज्यादातर इसको मैं मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरह कंपेयर करूं, उनका 65% पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में होंगे एट एनी टाइम इन टाइम, राइट। तो ये समझे, तो इसमें उन्होंने अभी 25% शॉर्ट अलाउ किया है बस, इसलिए उसको 100% उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप नहीं कहा, क्योंकि शॉर्टिंग मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत रिस्की होता है। तो मेरे ख्याल में ये 35% उन्होंने अलाउ किया है लार्ज कैप, इसमें उसी में शॉर्ट का खिलवाड़ खेलेंगे फंड मैनेजर, समझ लिया आपने। ये तो स्मॉल कैप शॉर्ट करने से आपको पता है कि क्या होगा। ओके, और तीसरी बात है इसमें एक लाया है कि एक सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड, यानी इसमें 4 सेक्टर को कुल मिला के आपको 80% उनमें रखना है। तो ये सेक्टरल म्यूचुअल फंड की तरह है, आपको 4 सेक्टर में चुनना है और उस 4 को मिलाकर आपको 80% रखना है, बाकी 20% 5वें या 6ठी सेक्टर में लगा सकते हैं या उन्हीं 4 में भी ज्यादा डाल सकते हैं, बट एट एनी पॉइंट इन टाइम आपके आइडेंटिफाइड 4 सेक्टर के उसमें 80% आपको उन्हीं सेक्टर में रखना है, राइट। तो ये हो गया इक्विटी का, और ये जनरली आप मान सकते हैं कि ये रिटर्न एनहांसर फंड होंगे, क्योंकि रिस्क रिडक्शन जनरली इक्विटी के साथ नहीं जाता है, क्योंकि एज इट इज इसकी एसेट क्लास है, उसमें जाके करना, बट ऐसे करते नहीं, ऐसे नहीं कहता हूं मैं, मगर ज्यादातर मैं एक्सपेक्टेशन कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट में जब एक फंड मैनेजर फंड हाउस इसको लॉन्च करती है इक्विटी में, और उसको एक रिस्क रिड्यूसर फंड की तरह मैनेज किया, तो बहुत क्या कहते हैं मिस सेलिंग की तरह हो सकता है, क्योंकि लोग इक्विटी को हाई रिस्क मानते हैं, उधर जाके रिस्क रिडक्शन को समझेंगे नहीं लोग। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में शायद स्पेसिफिकली फॉर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर ऐसे लॉन्च भी हो सकते हैं इक्विटी को इस्तेमाल करके, हेजिंग के यूज करके। बट अब के लिए जनरली आप इक्विटी को मान लीजिए कि ये सब रिटर्न एनहांसर की तरह एसआईएफ होंगी, जहां पे 25% शॉर्ट का इस्तेमाल रिटर्न को एनहांस करने की कोशिश से होगी। अब आते हैं हाइब्रिड कैटेगरी पे, जहां पे 2 टाइप ऑफ फंड सेबी ने अलाउ किया है, और हाइब्रिड क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड में कम होते हैं, ये जनरली आप कह सकते हैं ये रिस्क रिड्यूसर की फंड तरह। अच्छा, एक चीज मुझे कहना था प्रीवियस की इसमें भी, कि आप सोचिए कि किसी इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप में कंफर्टेबल है तो वही इस कैटेगरी के बारे में सोचे, जिसका मिड एंड स्मॉल कैप में कंफर्ट है वही मिड एंड स्मॉल कैप की तरह सोचे, क्योंकि बेसिकली वो रिस्क का फैक्टर आपके किसी का सेक्टर फंड का ऑलरेडी सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं वही इसके बारे में सोचे। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप सेफ्टी वाले हैं उसको सेक्टर एसआईएफ में मत डालिए, क्योंकि ये उस कैटेगरी के ऊपर एक लेयर ऑफ शॉर्ट सेलिंग को ऐड कर रहे हैं, राइट। वैसे ओवरऑल हाइब्रिड कैटेगरी ही एक मॉडरेट रिस्क कस्टमर के लिए होती है, तो वहां पे वो सब शॉर्ट की बेनिफिट दे रहे हैं, तो जनरली आप समझ सकते हैं कि ये रिस्क रिड्यूसर फंड ही होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज वो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है हाइब्रिड में,
उसमें शॉर्ट को इस्तेमाल करके रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन को इंप्रूव कैसे करके, रिस्क को रिड्यूस करके, ताकि रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क इंप्रूव हो, बट नॉट थ्रू इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द रिवॉर्ड, बट रिस्क ऑफ बाय थ्रू रिवॉर्ड, बट टू मिनिमाइज द रिस्क। तो यहां पर क्या है, दो तरह के फंड्स उन्होंने दिए। तो इसको समझने के लिए सिंपल है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड प्लस शॉर्ट सेलिंग। ओके, मल्टी एसेट प्लस शॉर्ट सेलिंग। यस, बिकॉज इसमें कमोडिटी भी अलाउ किया है, रीट्स भी अलाउ किया है, इक्विटी भी अलाउ किया है, डेट भी अलाउ किया है, और सभी में डेरिवेटिव्स को भी अलाउ किया है। वाह। तो ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरह है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में है, उसके साथ उन्होंने डेरिवेटिव का प्ले भी अलाउ किया है इसमें। उसमें कमोडिटी का डेरिवेटिव भी आप यूज कर सकते हैं, इक्विटी का डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं, डेट का डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल में ये सब कोशिश होगी टू गिव यू अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन, बट ओवरऑल ये एक मॉडरेट रिस्क रिड्यूसर फंड के कैटेगरी में ही आएगी। और फिर हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड हो गया, वो अपना बैफ बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है उसके साथ उन्होंने शॉर्ट सेलिंग को परमिट किया है, यानी इक्विटी डेट और इक्विटी डेरिवेटिव और डेट डेरिवेटिव, मतलब हर कैटेगरी के साथ शॉर्ट सेलिंग लगा दी तो वो एक SIF बस। तो ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे एक बेबी पूल में जाके पहले आप तो पैर को गीला करते हैं, उसके बाद स्विमिंग पे जाओ। तो ये एक रिटेल निवेशक को एक रास्ता बता रही है कि यहाँ पे आप समझो कि कैसे ये शॉर्ट सेलिंग का काम सब चलता है। उसके बाद अगर आपकी वेल्थ हो गई इतनी बड़ी कि आप PMS पे जा सके तब जाओ उसमें। तो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ये फंड्स को इन्होंने प्लान किया है इस कैटेगरी को, राइट। अब आते हैं डेट की ओर, यहाँ पे उन्होंने 3 तरह के फंड को अलाउ किया है, सॉरी दो हाइब्रिड, 2 डेट और 3 इक्विटी हो गए ना। तो यहाँ पर पहला डेट है, डेट लॉन्ग शॉर्ट जो कहता है, वो डायनेमिक बॉन्ड फंड पे डेरिवेटिव्स को अलाउ किया है। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड क्या होता है, जनरली आपको ड्यूरेशन प्ले में मिक्स होता है, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गिल्ड्स में डालते हैं, और उस रेशियो को डायनेमिकली बदलाते हैं। जब रेट का गिरावट दिखता है तो ज्यादा लॉन्गर डेट लेते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड, जब डेट की एक राइजिंग सिचुएशन है तो अक्रूवल कैटेगरी में ज्यादा डालते हैं, जब एक स्टेबल सी डेट सिचुएशन है तो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं बिटवीन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। तो एक डायनामिक होता है उधर, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट आउटलुक, RBI का रेट कट आउटलुक, उसके बेसिस पर डायनेमिक बॉन्ड फंड मैनेज किया जाता है। उसमें इन्होंने अब डेट का डेरिवेटिव भी अलाउ किया, ताकि अगर आपकी सोच गलत निकली कि मेरा मानना था कि अभी रेट कट होगा और अगर नहीं हुआ तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए आप उसमें शॉर्ट कर सकते हो। सो ये जनरली रिस्क रिडक्शन फंड है कि फंड मैनेजर की जो डायनेमिक कर रहे हैं उसमें किसी एक चीज में गलत हो गया तो फंड मैनेजर के मन में डाउट है, 75% ये होगा, 25% नहीं होगा, तो उस प्रोटेक्शन के लिए आप वो एक कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं। तो शॉर्ट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रा टू योर लॉन्ग ना, राइट, करेक्ट। तो ये एक प्रोटेक्शन है। अगर मैं सोच रहा हूं मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि रेट कट होगी, मगर एक 75% कॉन्फिडेंस है, तो क्या करूंगा मैं 75% एक्सट्रीम लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा उस रेट कट बेनिफिट के लिए, और वो 25% अगर मैं गलत हूं तो मैं पूरा लॉस में नहीं जाने का है मुझे, तो मैं थोड़ा उसको शॉर्ट करूंगा मेरे पोजीशन को, राइट। तो ये समझ लीजिए, तो एक तरफ से इन दिस कैटेगरी ये कहूंगा ये एक छतरी की तरह है। घर से बाहर निकल रहे हो तो छाता लेके निकलो, भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी, मगर अगर रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो फोरकास्ट में बताए कि बारिश होगी तो शायद आपको गारंटी है कि धूप ज्यादा होगी। यस, तो आप छाता लेके तो किसी हालत में आपको प्रोटेक्शन मिले, राइट। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट सेलिंग है वो एक प्रोटेक्शन की तरह है, अपनी व्यू का कॉन्ट्रा, यस, राइट। अब लास्ट जो आता है ये नया है, यानी अभी जो एक और प्रीवियस स्लाइड में जाइए, या हाँ, सेक्टोरल डेट। अब क्या है कि ये नई कैटेगरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अभी कोई सेक्टोरल डेट फंड नहीं है, तो ये खाली SIF के लिए इन्होंने परमिट किया है। सो दिस इज वन फंड विच इज टोटली न्यू। बाकी सब एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के साथ डेरिवेटिव को अलाउ किया, ये
पूरी नई है, यहाँ पर एक सेक्टोरल डेट फंड, जहां पर वो क्या कह रहे हैं कि आप 2 सेक्टर चुनिए, बट एक सेक्टर का आपको मिनिमम 75% रखना, अप टू 75 रखना है, राइट। मगर एंड आप उसमें डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं, तो एक सेक्टरल कॉल ले सकते हैं आप, और पे क्लोजेस्ट होगा क्रेडिट रिस्क फंड, क्योंकि सेक्टर लेने से आपको एक रिस्क हाई हो जाती है, तो इसका रिस्क कैटेगरी एक क्रेडिट रिस्क फंड जो होते हैं म्यूचुअल, शायद उसके नजदीक होगा, मगर ये हाई सेक्टर बेट होता है ना, तो नेचुरली इधर भी जो है आपके जो हाई सेक्टर कंसंट्रेशन ले रहे हो आप, उसको काउंटर करने के लिए आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपका कॉन्ट्रा व्यू को समझिए। पे अभी देखिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एक वो सेक्टर होता है हाउसिंग फाइनेंस, आपने चुना होगा, तो क्या है कि मगर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में रेट्स का मूवमेंट बहुत इंपैक्ट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, उनकी क्रेडिट रेटिंग में डेट की है, तो इसीलिए आप उधर शॉर्ट कर सकते हो ताकि आपकी व्यू सही नहीं जाए, तभी भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये सेक्टोरल डेट फंड एक नई कैटेगरी है, जो म्यूचुअल फंड में कोई सेक्टोरल डेट फंड नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने सेबी ने लिमिट किया है, आई थिंक अप टू 20% पर सेक्टर ओनली इन नॉर्मल डेट फंड, एक सेक्टर का 20 खाली हाउसिंग के लिए, एडिशनल फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के ऊपर हाउसिंग के लिए और 10 दे दिया है, ऐसा रूल है। तो मगर इसमें यू कैन गो अप टू 75% इन सिंगल सेक्टर, वेरी ह्यूज, राइट। तो ये एक नई टोटली नई कैटेगरी है, तो इसी को मैं कहूंगा कि इसको शायद रिस्क रिड्यूसर ना समझे, इसमें शायद रिटर्न एनहांसमेंट की कोशिश कर सकते हैं, मगर डेट में रिटर्न एनहांसमेंट माने क्या, आपको 9 मिल रहा है तो उसको 12 करने की 11 करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको 20 तक ले जाए, राइट, मैक्सिमम 10 11 12 वो 1-2% का अल्फा देने की कोशिश करेंगे। तो ये हुई समरी ऑफ द टोटल परमिटेड 7 SIF। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव। फर्स्ट KYC पता है आपको, मगर KYS इंपॉर्टेंट है, आपको जानिए पहले, क्योंकि आप क्या सोफिस्टिकेटेड है, रिस्क रिवॉर्ड डायनामिक्स को समझते हैं कि नहीं, पहली चीज, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास 1 करोड़ ऑलरेडी है इन्वेस्टमेंट इन MF की नहीं, ये 10 लाख होगा इधर लिमिट। क्यों मैं कह रहा हूं कि आपके पास 1 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि इसमें अगर 10 लाख डाल रहे तो 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप SIF को दे रहे, और आज के दिन में वो एक ही SIF में देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज एक ही लॉन्च हुआ, अरे एक फंड हाउस में एक ही लॉन्च करे, मैंने सुना कि दूसरे सेकंड लॉन्च किसी फंड हाउस ने किया है अभी, ओके। अगर क्या होगा कि अभी आपको 10 लाख लगाना है, तो आपका 10% ऑफ पोर्टफोलियो एक ही सिंगल फंड में डाल रहे हो, तो इसलिए एटलीस्ट 1 करोड़ आपका म्यूचुअल फंड का आज AUM है, तभी आप SIF की ओर बढ़िए भैया, ये मेरी सलाह है। रिटेल निवेशक कहते हम, मगर ऐसा नहीं कि रिटेल के पास आज 1 करोड़ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की ओवरऑल अप्रिसिएशन इतनी हुई है, तो नेचुरली करोड़पति तो होते हैं रिटेल में भी, तो शायद ये वर्ड रिटेल का हमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर से बदलना चाहिए, चलते हैं। मगर इफ यू डोंट हैव 1 करोड़, मेरी सलाह है डोंट कम इनटू SIF। सर लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, मेरी सलाह है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सलाह है। हाँ, सुनील की रिकमेंडेशन है ये, क्योंकि बाद में आप समझेंगे क्यों, फर्दर टू अंडरस्टैंड व्हाई, बाद में स्लाइड में आएगा, वो समझ में आएगा। ओके। तीसरी बात क्या है, आपकी रिस्क टॉलरेंस। अब कोई लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, जिसके पास पैसा है उसका रिस्क टॉलरेंस हाई है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका रिस्क टॉलरेंस लो है, ये बहुत गलत फहमी है। क्योंकि बताइए, आप समझे, मैंने मेहनत करके अपने पैसे को इकट्ठा करके आज 10 करोड़ पहुंच गया, मेरी आज क्या है सोच, इस 10 को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, यार 10 को गंवाना नहीं चाहता हूं मैं। बिल्कुल सर, ज्यादातर की सोच यही है कि जितना बन गया उसी को प्रोटेक्ट कर लूं मैं, प्रोटेक्ट करे। तो ऐसा नहीं कि अमीर आदमी रिस्क ले सकता है और गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी क्या है, मेरी ख्वाहिश है मैं ज्यादा रिस्क उठाकर मैं अमीर बनने की कोशिश करूंगा, तो ये रिस्क टॉलरेंस कंप्लीटली अलग है। ऐसा नहीं कि सभी 25 करोड़ वाले लो रिस्क है, नहीं, 25 करोड़ वाला भी हाई रिस्क हो सकता है, उसमें नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, ये दोनों डिस्कनेक्टेड है, वही मैं कह रहा हूँ। राइट। तो पैसा जितना है आपके पास, आप HNI हो, सुपर HNI हो, UHNI हो या रिटेल हो, वो अलग है, आपका रिस्क टॉलरेंस अलग बात है।
तो ये 3 चीज, यानी आपको सोफिस्टिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है कि नहीं, वो समझेंगे। सेकंड, आपके पास मिनिमम 1 करोड़ है कि नहीं। तीसरी बात है, आपको अपना रिस्क टॉलरेंस समझना चाहिए, राइट। ये सोचने के बाद ही आप इस रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। और इसमें की चीज क्या है, साइजिंग डिसीजन। साइजिंग माने क्या, अब 1 साल के बाद समझिए कि 25 एसआईएफ आ गए इंडस्ट्री में, यानी 5-6 एमसी ने 3-3 एसआईएफ लॉन्च कर दिए। तब आप सोचिए कि आपको हर एमसी को 10 लाख देना है। साइजिंग डिसीजन कहां पे आता है कि मैं टोटली समझिए 50 लाख निवेश करने वाला हूं एसआईएफ में। क्या वो पूरा 50 आपको एक ही स्कीम में डालना है, या एक ही एमसी में 3-4 स्कीम में बांटना है उसको, या फिर आपको उस 50 लाख को 10-10 लाख 5 एमसी में देना है। यह है साइजिंग की बात। और उस वो होती है कि कितना आपको रिस्क रिड्यूसर टाइप में डालना है, कितना आपको रिटर्न मैक्सिमाइजर टाइप में डालना है। तो ये आपकी रिस्क की टॉलरेंस के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो। तो साइजिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम साइज सेबी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, मगर मिनिमम के ऊपर कितना कैसे डालना है ये आपके हाथ में है, राइट। तो बिल्कुल। और फाइनली इसमें लास्ट लाइन मैंने क्या लिखा कि कोई भी कैटेगरी, मैंने बताया ना, हर कैटेगरी का म्यूचुअल फंड के एक कैटेगरी से संबंध है। करेक्ट। आपको एसआईएफ में भी उस कैटेगरी में ही डालना है जिसका आपका अनुभव है म्यूचुअल फंड में अंदर। यानी आपने मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो, तभी आप मिड एंड स्मॉल कैप बियॉन्ड द टॉप 100 एसआईएफ में निवेश कीजिए। समझिए, जो भी है बेसिक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर ये शॉर्ट सेलिंग या डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिना वो अनुभव के आप इसमें घुसिए मत। ये मेरी सलाह है। तो ये सब इस पेज में जो है ये मेरी सलाह है, ये कोई भी रेगुलेशन वाली बात नहीं। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर दूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि सुनील सर सलाह दे रहे हैं, डीप डाइव इसलिए कराया कि खुद को समझिए पहले कि आप क्या हैं, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी अपनी फैमिली लायबिलिटीज क्या हो सकती है, आपको पैसे की क्या जरूरत हो सकती है, और कम से कम 1 करोड़ रुपए आपने ऑलरेडी है आपके पास इन्वेस्टेड है, उसका 10% आपको देना। इसलिए आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो रिस्क रिवार्ड आपको समझ में आएगा। दूसरा ये है कि आप जिस अनुभव ले चुके हैं, जिस तरीके के म्यूचुअल फंड का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का या मल्टी कैप का, उसी तरीके के एसआईएफ में आप निवेश करिए। इसलिए क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और आपको रिस्क मतलब कैपिटल एनहांस करनी है, कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, ये सारी चीजें आप जब तक जान न लें तब तक निवेश न करें। इसलिए इस पेज को दोबारा रिपीट करके भी देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि एसआईएफ समझ तो लिया, अब उसमें घुसना है तो ये आपको अपने आप को एसेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपका एक्सपोजर आपका 5% ऑफ कॉर्पस ही करना है एसआईएफ में, यानी आपको मिनिमम 2 करोड़ हाथ में चाहिए। 2 करोड़ छिया 2 करोड़ से नहीं चलेगा। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो 2 करोड़ 5% होता है 10 लाख। और वो एक 10 लाख से क्या होना है, कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 4-5 करोड़ है, तभी आप उसमें 25 लाख 30 लाख 2-3 एसआईएफ में बांट कर निवेश कर सकते हो। ये समझ लीजिए। तो कंजर्वेटिव मींस आपके पास एटलीस्ट 5 करोड़ होना चाहिए इन माय ओपिनियन। दो एज पर दिस फॉर्मूला 2 करोड़ से चलेगा, बट 5% के ऊपर डालिए मत, और वो भी रिस्क रिड्यूसर एसआईएफ में, क्योंकि एज अ कंजर्वेटिव आपको रिस्क का बहुत ध्यान है। ऑलरेडी आप कंजर्वेटिव है तो इसमें क्या है कि आपकी रिवॉर्ड रिस्क इक्वेशन इंप्रूव हो सकती है एसआईएफ में, बिकॉज फंड मैनेजर की कोशिश होती है रिस्क को रिड्यूस करना। तो ये आपके लिए सुटेबल है, मगर फिर भी रिस्क है। ऐसा नहीं कि वो रिस्क डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करके रिस्क को रिड्यूस कर रहे, राइट, एक टूल को इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बहुत आप ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट मॉडरेट होता है तो शायद आप 5 से 15% इनमें डाल सकते हो इन योर पोर्टफोलियो, राइट। और अगर आप एग्रेसिव है तो आप 15 से 30% तक डाल सकते हो, मगर आपको मिनिमम फंड मैनेजर से बात करने की जरूरत है कि वो क्या करने वाला है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अग्रेसिव के लिए मैं कह रहा हूं, वो 30% ऑफ देयर कैपिटल इसमें डालने वाले हैं, तो बिना फंड मैनेजर से बात किए आप इसको मत निवेश कीजिए, क्योंकि आपको तालमेल होनी चाहिए कि आपकी क्या सोच है, क्या चाहिए आपको, और वो क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में कुछ लिखते हैं और सेल्स पर्सन भी कुछ कहता है, मगर अल्टीमेटली फंड मैनेजर मैनेज करता है। और क्यों मैं कह रहा हूं ये बात समझिए आप, कि आज मार्केट की स्थिति में उसकी आउटलुक एक होगी, आपको क्या पूछना है फंड मैनेजर, अगर मार्केट की स्थिति बदल गई भैया तो आप इसको कैसे मैनेज करने वाले हो। तो उस सोच से आपकी भी सोच से तालमेल होनी चाहिए, क्योंकि आप अग्रेसिव हो तो रिस्क टॉलरेंस हाई है, मगर आपको समझदारी से करना है, और वो समझदारी मेरा मानना है कि खाली फंड मैनेजर ही आपको दे सकता है। बीच में आपको जैसे होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, आपके घर में आते वक्त ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, टी&डी लॉसेस होते हैं, वैसी तरह नॉलेज और इंफॉर्मेशन का भी लॉस होता है। फंड मैनेजर एक सोचता है, फाइनली बाद में इन्वेस्टर के बाद या डिस्ट्रीब्यूटर के बाद क्या चीज आती है, वो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। और इसमें वो रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी हाई रिस्क है और आप भी उसमें अलोकेट भी ज्यादा कर रहे हैं। तो मिनिमम कॉन्वर्सेशन विद द फंड मैनेजर मेरे ख्याल में जरूरी है, और ये खाली इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नहीं, वंस इन 6 मंथ्स क्या जो सोच से उसने शुरू किया वो आज बरकरार है, वो सोच है, चल रहा है उसी बेसिस पर। ये आपको फ्रीक्वेंट वंस ट्वाइस अ ईयर कीजिए, बस, ज्यादा नहीं चाहिए। 6 महीने उसको, हर महीने उसको तंग करके फायदा नहीं है, मगर एटलीस्ट 6 मंथ्स वंस आप एक, और ऐसा है कि आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो एक 6 मंथली वंस वो एक वेबिनार या कुछ अनाउंस करेंगे जहां पे वो बात कर सके। इट्स नॉट बी 1-to-1 विथ यू, पर ऐसा रिक्वेस्ट हमने जारी कर दिया तो वो भी 6 महीने में एक बार एक वेबिनार कर सकते हैं, जहां जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर वो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है और आपको भी पूछना जरूरी है ताकि वो हो जाए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं ये रिस्क को देखने के लिए, वो हाल में हुआ था, ये मैंने शॉर्ट स्क्वीज हुआ था। वो कैसे हुआ था, ग्रो में उसको बहुत से जोर की थप्पड़ बहुत लोगों को लगी थी। कब लगी थी? जिस दिन आईपीओ का लिस्टिंग हुआ। तो क्या हुआ, इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग हुआ था। सुबह सुबह बहुत से ऑपरेटर्स ने सोचा कि ये लिस्ट हाई पर होगा और दिन के एंड तक गिर जाएगा। तो इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग में क्या है, ट्रेडर पहले बेचता है शेयर को और बायबैक लेटर इन द डे के लिए प्लान करता है, सस्ते में मैं खरीद लूंगा और मुनाफा बना लूंगा। मगर अगर देयर वर नॉट इनफ सेलर्स एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बायर को कैसे शेयर डिलीवर करेगा जिसको मॉर्निंग में उसने कमिट किया कि मैं आपको एंड ऑफ डे तक आपको दे दूंगा, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंड इन ग्रो। मेनी ट्रेडर्स सोल्ड स्टॉक विदाउट ओनिंग, बट प्राइस बढ़ गई तो सेलर डिसअपियर्ड, क्योंकि सेलर्स को लगने लगा कि अब और भी दाम बढ़ेगी, तो सेलर ही नहीं है, सेलर ही नहीं थे, they were not able to buy back the share। तो क्या हुआ, शॉर्ट सेलर फंस गए और शेयर ऑक्शन पे चली गई। तो ऑक्शन क्या होता है अगले स्लाइड में मैं बताता हूं। जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है कि ये शॉर्ट स्क्वीज होता है, हैपेंस व्हेन मेनी ट्रेडर्स ने बेचा है स्टॉक को, स्टॉक राइज होती है, स्टॉक राइज होती है तो ये ट्रेडर पैनिक होते हैं और बाय बैक करने की कोशिश करते हैं टू लिमिट देयर लॉस। क्योंकि 10 बजे उन्होंने शॉर्ट किया, 11 बजे बढ़ गया, 12 बजे बढ़ गया, और अब उनकी उम्मीद है कि 4 बजे तक और भी बढ़ेगा, तो 12 बजे कट लॉस करके वो किसी भी दाम पे खरीदने की कोशिश कर लेते हैं। बट टू मेनी पीपल आर ट्राइंग टू बाय एट द सेम टाइम, तो डिमांड भयंकर बढ़ती है, सप्लाई और भी टाइट होती है और प्राइस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। तो ग्रो के साथ ये क्यों हुआ पता है, उस कंपनी का फ्री फ्लोट खाली 7% है। करेक्ट, बिकॉज 93% शेयर लॉक्ड इन थे। एंकर इन्वेस्टर का 90 डे 30 डे लॉक इन किया, लॉक इन में
तो सप्लाई ही नहीं था, तो डिमांड एक्सीडेड सप्लाई। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि एक्सचेंज को, जो कि ऐसे प्राइस बहुत शार्पली मूव हुए, दे whatever share they could buy they buy, but remaining share they could not find buyers, for which the buyer couldn't be found, went into auction। और ऑक्शन में क्या होता है, और प्रीमियम बढ़ जाता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स अपने शेयर को हायर दाम पे ही ऑफर करेंगे ऑक्शन। तो शॉर्ट्स के लिए लॉस और भी भयंकर हुआ। तो ये है प्रैक्टिकल, मैंने इसलिए इसको दिखाया क्योंकि ये अभी हुआ है, क्योंकि नहीं तो शॉर्ट सेलिंग का होता है, नहीं होता है। बट रिसेंटली ग्रो की सिचुएशन में हुआ, तो आप सबको मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये शॉर्ट स्क्वीज, इसलिए उस स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में सेबी ने 35% तक लार्ज कैप को भी खरीदने का एसआईएफ को परमिशन दिया है, ताकि वो उस मिड एंड स्मॉल कैप में जाके शॉर्ट करेंगे। तो यही लो फ्लोट का सिचुएशन ही होता है ना मिड एंड स्मॉल कैप में। लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या होता है, फ्लोटिंग स्टॉक का है ये। तो ये होता है रिस्क। तो इसीलिए जो भी स्ट्रैटेजी हो, जो भी हो, शॉर्ट करने से किसी का भी गलत आउटलुक हो सकता है। कोई फंड मैनेजर का भी सोचा होगा उसने ऐसे ही बात ना, कि ये बहुत ओवर प्राइस्ड है तो गिर जाएगी एंड ऑफ डे तक। ये तो इंट्राडे की है, जनरली फंड मैनेजर इंट्राडे में खेलते नहीं है, मगर जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। एग्जांपल शॉर्ट स्क्वीज इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ शॉर्ट सेलिंग जो एसआईएफ कैरी करते हैं, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगली स्लाइड में कंक्लूजन, ये है कंक्लूजन है कि आप एसआईएफ ले रहे हैं तो जो अभी तक सर ने सिखाया कि अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, अपना रिस्क असेसमेंट करिए, अपना पैसा देखिए कितना है आपके, फिर उसका कितने % आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या किस तरीके के एसआईएफ में डालना है, ये इस प्लेट में समझाया गया है। और अगर यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है तो उसके साथ रिस्क भी इन्हांस होगा। ये जैसे कि पीएमएस एआईएफ में होता है तो इसमें भी होगा। तो सर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आप पूल में जाते हो तो एक बेबी पूल होता है जहाँ पे आप केवल हल्का सा अंदाजा लेते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है, और फिर आप बड़े पूल की तरफ जाते हैं। तो कंक्लूजन ये कहता है कि सोच के, समझ के, दिमाग खोल के लीजिएगा, और रिस्क भी ले सकते हैं तभी आप लीजिएगा। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, लेकिन इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले सर मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। एक सवाल तो मेरा ये है कि ये इंडियन मार्केट के लिए पहली बार प्रोडक्ट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले था नहीं। ग्लोबल मार्केट में शायद है ऐसे प्रोडक्ट। तो आप बताइए कि इंडियन मार्केट के जो फंड मैनेजर हैं, जो कि आप रह चुके हैं, उस कम्युनिटी के हैं, रेडी है इसके लिए क्या कि इसको बढ़िया परफॉर्म, क्योंकि कोई हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है नहीं, तो उसको समझाइए जरा। तो क्या है कि आप प्योरली बेस्ड ऑन कितने शॉर्ट किए गए हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने, किसी ने भी नेकेड शॉर्ट तो किया ही नहीं है, अनलेस एक फंड मैनेजर पीएमएस और एआईएफ में फंड मैनेजर था और अब वो इस एसआईएफ के लिए म्यूचुअल फंड ने उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, या तो अनुभव है। एआईएफ में तो शॉर्ट सेलिंग का अनुभव है, तो वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मगर एएमसीज भी उस ऐसे फंड मैनेजर को इसमें लगाएंगे जिनका इसका अनुभव है, नंबर 1। नंबर 2, वो 25% का अलाउड है, फिर भी पूरा 25 का इस्तेमाल स्ट्रेट अवे नहीं करेगी, पहले 5% करेगी, सीखेगी इसके ऊपर। तो क्या है कि मेरे ख्याल में फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स में इसकी रिटर्न प्रोफाइल म्यूचुअल फंड की तरह ही रहेगी, क्योंकि फंड मैनेजर्स भी कॉन्शियस है कि कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को शायद रिटर्न पीक रिटर्न से कम देंगे चलेगा, मगर लॉस देंगे तो नहीं चलेगा। तो परमिशन 25% का है, मगर इस्तेमाल 5-10% ही होगा फर्स्ट ईयर में, ताकि वो भी सीखें इंडियन मार्केट। क्योंकि क्या है ना, बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया में लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, फ्री फ्लोट नहीं है। जैसे आपको पता है 40% ऑफ द मार्केट इज विथ प्रमोटर्स, हमारी फ्री फ्लोट इज ओनली हाफ ऑफ द मार्केट करीबन। तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज कैप है, क्योंकि निफ्टी 500 में 75% वेटेज क्या है मार्केट कैप का, लार्ज कैप का है।
अच्छा 500 स्टॉक की इसमें 100 स्टॉक ने 97% मार्केट कैप रखे हैं, बाकी 400 स्टॉक कुल मिला के उनका 25% है शायद मार्केट कैप का। तो फ्री फ्लोट बहुत कम है यहाँ पर। तो कौन से स्टॉक में आप शॉर्ट कर सकते हो इसका भी लिमिटेड है स्कोप। और डेट डेरिवेटिव्स और हाइब्रिड डेरिवेटिव्स तो बात ही नहीं उठती है, अनुभव ही नहीं है इंडिया में। सर ये केवल एफएनओ में शॉर्ट करेंगे या कैश में भी ऑल कर सकते हैं? नहीं, अलाउड तो है, मगर सी एफ-एंड-ओ में क्या होता है ना, ठीक है, फ्यूचर्स ऑप्शंस में, एफ-एंड-ओ में फ्यूचर्स में तो कोई शॉर्ट नहीं हो सकता है, फ्यूचर तो लॉन्ग ओनली है ना, राइट। ऑप्शंस में एफ-एंड-ओ सेगमेंट देखिए, जनरली उस एफ-एंड-ओ सेगमेंट में ही हो सकता है ना, बिकॉज एक परमिटेड डेरिवेटिव्स की कैटेगरी वही है ना, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना। सर अब ये बताइए मुझे कि इसमें दो चीजें मुझे सबसे मोटी मोटी समझ में आ रही है, एक फंड मैनेजर और एक नेकेड शॉर्ट। दो ही खूबियां हैं इसकी, पूरा जो हमने अब तक समझा कि एक नेकेड शॉर्ट नई चीज आ गई है कि सेम फंड में नेकेड शॉर्ट जोड़ दिया तो एसआईएफ बन गया। दूसरा फंड मैनेजर, तो चुनते समय हमें नेकेड शॉर्ट होगा इसलिए हमको रिस्क अपना एसेस करना, जो आपने KYS बनाया है वो हमको देखना है क्योंकि शॉर्टिंग जुड़ गई इसमें। दूसरा हमें फंड मैनेजर को बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन फंड मैनेजर को मुझे लगता है 99% म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर ये भी नहीं जानते होंगे कि मेरा फंड मैनेजर है कौन, नाम भी नहीं जानते होंगे, ये सच्चाई है। तो लेकिन इसमें आपको फंड मैनेजर को जानना जरूरी है, उसकी सोच। तो क्या ये पॉसिबल होगा इंटरेक्शन वगैरह कुछ, या समझ में आएगा कि कौन इसको मैनेज कर रहा है? देखिए ये बात ना आज बहुत ग्रे है, क्योंकि फंड मैनेजर्स की सोच आप समझ सकते हैं, बट किसी का ट्रैक रिकॉर्ड पूछा तो जीरो होगा, अनलेस वो पीएमएस में मैनेज कर रहा था, अब फंड हाउस ने उसको हायर किया है, या उसी फंड हाउस का एक पीएमएस डिवीजन भी है जिसमें से उसने ट्रांसफर किया हो, तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन सकता है। मगर मेरे ख्याल में इवन एआईएफ में इंडिया में बहुत कम है लॉन्ग शॉर्ट फंड ही, तो ज्यादा फंड मैनेजर नहीं है जिनका लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ का एक्सपोजर भी उतना है। और तीसरी बात है कि यहाँ पर जो लॉन्ग शॉर्ट फंड मैंने देखे हैं वो ज्यादातर एक रिस्क रिड्यूसर की तरह, एब्सोल्यूट रिटर्न प्रोडक्ट की तरह ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये वही मेरे को, ये मैं इतने डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था, ये मत समझिए कि ये एक आपको बैकडोर एंट्री टू पीएमएस है। ओके, हाँ ये समझना ठीक नहीं है। यानी कि ये क्या है, सेबी की तरफ से दो तीन चीजें इसमें, एक है वो एक इंस्टीट्यूशनल प्ले शॉर्ट सेलिंग में लाना चाहती थी, दिस इज नथिंग डू विद इन्वेस्टर्स, दिस इज हमारे एफ-एंड-ओ सेगमेंट में शॉर्टिंग कौन करता है आज? एक पीएमएस, कुछ फंड मैनेजर, कुछ एएफ के फंड मैनेजर, बस। अब पूरा जो 50 लाख करोड़ का इक्विटी एयूएम है इंडस्ट्री का ना, उन फंड मैनेजर को शॉर्ट के जरिए मार्केट में अगर ला गए हम ये थ्रू दिस मेथड, तो शॉर्ट एफ-एंड-ओ सेगमेंट के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्ले बढ़कर उस जेन स्ट्रीट की तरह इसके लिए काउंटर बना रही है। नहीं तो यहां पर क्या है कि रिटेल कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, उसके फट रही है उसकी। तो ये सेबी का एक ये सोच है कि इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस प्लेयर्स मैनेजिंग लार्ज पूल्स ऑफ मनी, अगर वो इस एफ-एंड-ओ सेगमेंट में आए तो ओवरऑल एफ-एंड-ओ का लिक्विडिटी इंप्रूव होगा और ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स उस पे करेंगे। तो ये एक ओवरऑल मार्केट डेवलपमेंट के सोच से इन्होंने किया है मेरी समझ से, नंबर 1। सेकंड, धीरे धीरे लोगों को भी एक अनुभव प्रस्तुत करना, राइट। और बहुत से लोग ना, एक हमने टॉपिक टच नहीं किया इसमें, और मैंने डेलिबरेटली नहीं किया, मैं जस्ट पासिंग में अभी बता देता हूं कि ये टैक्स एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड मिल रहा है इसको, जिसको पीएमएस और एएफ में नहीं है, ये बात मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मगर सच में इसमें क्या है ना, देखिए कि उधर टैक्स का प्रॉब्लम कब आता है, कब आप चर्न करते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देते हो एक पीएमएस में और एएफ में, राइट। अगर यहां पर क्या है, अगर पीएमएस में भी आपने 1 साल रुक कर उसके बाद ये किया तो 12% ही टैक्स है, इसमें भी 12% ही टैक्स है।
टैक्स एडवांटेज कहां पे आता है? वो चर्निंग जो एक पीएमएस में करते हैं तो आपके अकाउंट पे करते हैं, तो आपको वो टैक्स भरना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। वेराज इसमें फंड कर रही है वो चर्न, तो आपके ऊपर वो, क्योंकि फंड्स आर टैक्स फ्री, आपको वो टैक्स भारी नहीं पड़ेगा। तो ये फंड मैनेजर कितना चर्न करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपकी पोर्टफोलियो में। टैक्स एडवांटेज उसी से आती है। ज्यादातर ये टैक्स एडवांटेज को प्ले करके ये एसआईएफ एक टैक्स एडवांटेज के साथ पीएमएस करके बहुत से पीएमएस इन्वेस्टर्स को एसआईएफ में लाने की कोशिश की जा रही है। तेरी क्योंकि उधर टैक्स का एडवांटेज नहीं, इधर टैक्स, पर वो क्या है, वो फंड मैनेजर के हाथ में है ना। अगर वो 1 साल के लिए स्टॉक को नहीं चर्न करेगा तो क्या टैक्स एडवांटेज? सेम 12% टैक्स है दोनों में। तो ये फंड मैनेजर की चर्न के कारण आपको जो टैक्स का नुकसान होता है पीएमएस में, उससे आपको प्रोटेक्शन एसआईएफ में मिलेगा। करेक्ट। तो ये एक कारण है कि आज ढेर सारे पीएमएस मैनेजर म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। समझ गया? तो कि आप वहां अगर एसआईएफ लॉन्च करेंगे तो वही पीएमएस इन्वेस्टर को आप ये प्रोडक्ट भी पेश कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, किस तरह के मार्केट में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? तेजी का बाजार चल रहा है या वोलेटाइल है बहुत ज्यादा, या नरमी का बाजार है? किस तरह के मार्केट में ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? ये साइडवेज मूविंग मार्केट में, ओके, जहां पे सेक्टर रोटेशन आपको ज्यादा होता है, और मार्केट में जैसे अब कब की हालत है मार्केट में, राइट, सेक्टर रोटेशन ज्यादा हो रहा है, तो एक सेक्टर के ऊपर बहुत नेगेटिव व्यूज है, दूसरे पॉजिटिव, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके उधर जाते हैं। तो समझिए ना, सिंपल सी बात है, 1 साल के पहले अगर एसआईएफ लॉन्च किया होता तो किसी फंड मैनेजर ने आईटी सेक्टर और रियल्टी सेक्टर को शॉर्ट किया होता तो अच्छा मुनाफा बनता, बट मार्केट 1 साल में कहीं नहीं गई ना, कहीं नहीं। तो ये वाला मार्केट बहुत आइडियल है एसआईएफ के लिए, जहां पे साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और क्लियर कट व्यूज किसी फंड मैनेजर के मन में आ रहा है कि ये सेक्टर नेगेटिव है, तो उसको शॉर्ट में कर सकता हूं, और लॉन्ग में मैं स्टॉक पिकिंग से या सेक्टर पिकिंग से मैं प्रॉफिट भी जलवा सकता हूं। क्या किसी ने पीएसयू बैंक को लिया 1 साल पहले, 25% पीएसयू बैंक इंडेक्स ने बढ़त दिखाई है। तो ये एक जनरली साइडवेज मूविंग मार्केट में ही इसका कमाल दिखता है, अगर आपने वो सेक्टर सही शॉर्ट करने का, ये करने का सही चुना। तो इसीलिए ये फुल मार्केट में नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट, बिकॉज आप क्या शॉर्ट कर सकेगा? तो फंड, तो म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप फंड और एसआईएफ का वो फ्लेक्सी कैप इक्विवेलेंट प्रोडक्ट दोनों एक ही रिटर्न देंगे, क्योंकि किसी फंड मैनेजर की जिगर नहीं होगा कि बुल मार्केट में जाके शॉर्ट करो, राइट। और बेरिश मार्केट में एनीवे आप पूरा 100% पोर्टफोलियो को थोड़ी शॉर्ट कर सकते हैं, किसको शॉर्ट करेंगे? राइट, वो होता है ना, उसका पिक्चर होता है ना, किस किस को किस करे, किस किस को ना करे, ऐसा कुछ। एक बेरिश मार्केट में किसको शॉर्ट करूं, पूरी तरह में शॉर्ट में जाना है, तो क्या होता है उधर होता है कि एक आप 5% मैक्सिमम कैश में जाएंगे और 25% शॉर्ट में, नहीं तो 30% आप प्रोटेक्शन दिलवा सकते हो इन अ बेरिश मार्केट। ओके, तो बेरिश मार्केट में भी ऐसी फंड म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, मगर क्या है कि फिर भी 100% नहीं है, राइट। फुल प्रोटेक्शन तो नहीं होगा। आपको इन्वेस्टर को लगेगा कि मेरी लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड में मुझे बेरिश मार्केट में 10% का गिरावट आया और इसमें 8% का गिरावट आया, उससे आपको खुश देखना पड़ेगा, मेरी 8% ही नुकसान। बट प्रॉब्लम है कि लोगों को नुकसान ही पसंद नहीं है ना, नुकसान ही पसंद नहीं है। यस, ये होता है। तो साइडवेज मार्केट्स में ये बेस्ट अपनी खूबी दिखा सकती है। साइडवेज मार्केट का बेस्ट परफॉर्मिंग होगा ये। और ये जो चित्र दिखाया गया आपको, इसमें 3 कलर हैं, लाल, हरा और ब्लू। तो ग्रीन है मतलब बढ़िया चलेगा, अच्छा रिटर्न बनेगा, रेड है तो इसमें रिस्क भी है क्योंकि नेगेटिव शॉर्ट है, और ब्लू है तो प्रोटेक्शन भी है। तो यानी तीनों तरीके की चीजें एक इसमें और मैं ऐड करूंगा, ये ग्रीन लाइन में ही आपको ऊपर नीचे ऊपर दिख रहा है, यानी आपको गिरावट में भी मुनाफा बन सकता है। यस, ग्रीन लाइन में ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी गिरावट में भी आपको हरे निशान में आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है शॉर्ट के कारण। तो यही ये चित्र बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर। तो यही है एसआईएफ की पूरी कहानी, और आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आ गया और इतना डिटेल में
कि क्या आपको समझना है, कैसे करना है और निवेश करना है तो कब करना है। तो आई होप कि सर सबको काफी पसंद आएगा एंड थैंक यू सो मच कि ये एक बहुत बेहतरीन SIF का हम लोगों ने एनालिसिस किया और लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं कि कौन किस तरह के निवेशक को इसमें डालना चाहिए। तो अगर आपको ये शो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सुनील सर के चैनल में भी आप ये शो देख सकते हैं, वहां पे और भी बहुत ज्यादा एजुकेशनल सीरीज सर की चलती रहती है, रोज आर्टिकल्स उसमें आते हैं, तो उसको भी पढ़िए क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, उससे भी ज्यादा जरूरी है ज्ञान। थैंक यू सो मच सर थैंक यू, हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए।